नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विषय और विवेचना के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये ईवीएम का भूत बार बार इस देश में क्यों उठ जाता है। चुनाव खत्म हुए, परिणाम आया, नई सरकार भी बन गई। इसी बीच एलोन मस्क ने यूएस में एक बयान दे दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के, और उसके बाद से हिंदुस्तान में भी बवंडर मच गया। राजीव गांधी ने बयान दे दिया और इसी बीच महाराष्ट्र में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ के एक लोकल अखबार ने छाप दिया कि वोट देते समय किसी व्यक्ति को ओटीपी आया था, जिससे ईवीएम मशीन, जिससे जो बैलेट यूनिट है वो खुला था। बाद में चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिटर्निंग ऑफिसर ने भी आकर स्पष्टीकरण दिया और बताया कि किस तरह से ईवीएम जो है स्टैंड एलोन मशीन है। क्यों ऐसा बार बार उठ रहा है? 41 पिटीशंस दायर हुए अब तक विभिन्न कोर्ट में, जिसमें कई राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, और सब में बड़े स्पेसिफिक, कैटेगोरिकल और स्पीकिंग ऑर्डर पास किए गए। खास करके मई में जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने पिटीशन फाइल किया था, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए इसकी मांग हो और 100% वीवीपैट के पर्ची की काउंटिंग हो, इन चीज़ों पर चर्चा की थी। उस पर भी बहुत स्पीकिंग ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का और उसको रिजेक्ट किया गया। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आप यूँ समझें कि किसी देश का इंस्टीट्यूशंस जब ग्रो करता है, किसी देश का अर्थव्यवस्था ग्रो करता है, किसी देश का ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय मैप पर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो आगे बढ़ता है, तो जैसे समाज में अगर आप आगे बढ़िएगा तो कई एक आपके दुश्मन हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी वो खेल चलना शुरू हो जाता है। माने हम कभी कभी जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी पर लेख लिखता है। अमेरिका में बैठा हुआ कोई अरबपति भारत में सरकार को डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र रचता है। और इसको आप उससे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी ताकतें हैं जो हर बार इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करती रहती है। क्यों ऐसा होता है? कौन लोग हैं वो लोग? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और मजेदार बात आपको ये बता दें कि चूंकि मैं इस सेवा में रहा हूँ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर एमएलसी के चुनाव से लेकर के और रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से लेकर ऑब्जर्वर तक सब रहा। मजेदार बात है कि जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं वो कभी इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं, मैं तो चुनाव में कोई सलाह दूंगा कि जो लोग पिटीशन डालते हैं ना, उनको कहिए कि एक बार वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाए, एक बार वो रिटर्निंग ऑफिसर बन जाए, तब समझ में आएगा कि जो लोग बोलते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया जाएगा, ये कितना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये वैसा ही हुआ कि जो देश की सीमा पर कभी युद्ध नहीं लड़ा है वो सैनिकों को ट्रेनिंग देने की बात करता है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों की चर्चा आज हम करते हैं कि कैसे ये इवॉल्व किया ईवीएम और वीवीपैट का सिस्टम हमारे यहाँ। सबसे पहले पीयूसीएल ने, एक एक्टिविस्ट बॉडी है, उसने 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था और उसमें उसने मांग की थी कि भारत के नागरिक को फंडामेंटल राइट है कि वो अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सके। उसी में उसको यह भी अधिकार है कि वो वोट किसी को, मैंने जितने कैंडिडेट खड़ा उसमें किसी को नहीं दे। तो चूंकि आरपी एक्ट में एक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में सेक्शन 41
उसमें था, और उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई वोटर वोट देने के लिए जाता है और वो पर्ची ले भी ले, तो बैलेट पेपर, जब बैलेट पेपर से हो रहा था, तो बैलेट पेपर ले भी ले और उसके बाद वो नहीं देना चाहे तो वो नहीं दे सकता है, लेकिन उसको अलग रखा जाएगा, उसका अलग अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा, यानी उसकी सिक्रेसी भंग हो जाएगी। तो इसमें पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी ने जो केस किया तो कहा कि साहब ऐसा प्रावधान ईवीएम में किया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा बटन दबाना चाहिए कि हम अगर किसी को नहीं वोट देना चाहें तो नहीं दे सकें। और सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटा इंट्रोड्यूस हुआ, याद रखिएगा, नोटा लगाया गया, हम किसी को वोट नहीं दे सकते। एक और महत्वपूर्ण मुकदमा, अच्छा ये हम बताते चलें कि ईवीएम मशीन का सबसे पहला उपयोग केरल के चुनाव में हुआ था, अगर मुझको ठीक से याद है तो 82 में। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब चुनाव हो रहे थे तो उस व्यक्ति ने, एक सीवन पिल्लई करके कैंडिडेट थे, उसने केरला में हाई कोर्ट में पिटीशन डाला कि साहब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। बहरहाल सुनवाई चलती रही और चुनाव हुआ तो वही व्यक्ति जीत गया, और जब जीता तो जो हारा वो फिर चैलेंज किया कि नहीं ईवीएम से गलत हुआ है चुनाव। और आप ये सोच लीजिए कि अगर हम जीत गए तो ईवीएम ठीक है, अगर हार गए तो ईवीएम गलत है। एनीवे, और पहली बार टोटल ईवीएम का जो यूज हुआ था वो 2004 के जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। ये एक जनरल नॉलेज की बात है जो लोगों को याद रखना चाहिए। बाहर मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे कैसे ये ईवीएम और वीवीपैट से रिलेटेड मुकदमे आते गए और कैसे कैसे उसमें फैसले हुए। सुब्रमण्यम स्वामी, आप जानते हैं कि देश के एक बड़े नामचीन व्यक्ति हैं, उन्होंने 2013 में एक केस किया और कहा कि साहब वोटर्स को ये जानने का अधिकार है कि उसने किसको वोट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वीवीपैट इंट्रोड्यूस हुआ। आपको पता है कि जो वोटर्स वेरीफाइबल ट्रेल पेपर होता है, जब आप बटन दबाइएगा तो वो कुछ सेकंड के लिए वो अपीयर करेगा और फिर वो डब्बे में चला जाएगा, तो आप देख पाइएगा कि आपने किसको वोट डाला है। मैंने इस बार चुनाव में वोट डाला और डेलिबरेटली हम देखने का प्रयास किए तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मैंने बटन दबाया, एक पर्ची गिरी और उस पर्ची को हम देख लिए कि जिसको मैंने वोट दिया था उसी का चुनाव चिन्ह उसमें। एक और मुकदमा 2018 में हुआ, रेशमा विट्ठल भाई पटेल वर्सेस ईसीआई। इसमें हुआ क्या था कि गुजरात में इन्होंने केस किया था कि साहब जो गुजरात में चुनाव हो रहे हैं उसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट करके उसके पिटीशन को रिजेक्ट किया और कहा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए युग में जहां पर दुनिया तरक्की कर रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर से हम रिट्रीट नहीं कर सकते हैं बैलेट पेपर वाले सिस्टम में। एक और मुकदमा हुआ कमलनाथ वर्सेस ईसीआई 2018 में, और इन्होंने कहा कि साहब जो वीवीपैट का पर्ची है तो टोटल जो ईवीएम है उसका 10% का वीवीपैट से पर्ची से मिलान किया जाता है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। मज़ेदार बात है, एक और आया न्याय भूमि एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2018 में फिर ये, और इसने कहा कि साहब बैलेट पेपर से चुनाव हो। फिर चुनाव आयोग ने इसको सुन करके नवंबर 2018 में इसको रिजेक्ट किया। 2019 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है, चंद्रबाबू नायडू जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उस वक्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि जितने ईवीएम में वोट पड़ते हैं और उसमें जो अटैच्ड रहता है वीवीपैट, तो 50% का वीवीपैट की काउंटिंग की जाए। जबकि नियम था कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक एक वीवीपैट की गिनती होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पार्शियली एक्सेप्ट करते हुए कहा कि नहीं ठीक है, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट की गिनती होगी। यानी अगर कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 सामान्यतः रहता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो 6 × 5 = 30, यानी पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 वीवीपैट की पर्ची की गिनती होगी। एक टेक फॉर ऑल वर्सेस इलेक्शन कमीशन 2019 में ही हुआ। फिर अगेन इसने कहा कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ लगाई, कहा कि क्या है मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी आप बना दिए हैं, बार बार आप लोग पिटीशन लेके चले आते हैं, बंद कीजिए, और उसको खत्म कर दिया गया।
एक और मजेदार बात है, मध्य प्रदेश विकास पार्टी, इसने 2022 में एक इलेक्शन पिटीशन दायर किया और फिर ही कहा कि साहब ये ईवीएम और वीवीपैट से नहीं करा के बैलेट पेपर से कराया जाए। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई और कहा कि सामान्यतः वैसे ही लोग पिटीशन लेके आ रहे हैं, या तो वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं। अब ये जो मध्य प्रदेश विकास पार्टी है, जिसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ही वोट नहीं आता है, वो चुनाव आयोग सिर्फ सनसनीखेज फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और ऐसे पिटीशन डालता है। तो ये सब रिजेक्ट किया। इसमें कई एक और मुकदमे हुए, CR जया शकीन वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब में लब्बो लबाब यही है कि सब लोग यही डिमांड कर रहा था। लास्ट जो हुआ वो मई 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पिटीशन डाला कि ये 2024 का चुनाव अभी रोका जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, या नहीं तो 100% वीवीपैट की पर्ची की गिनती हो। और ये खंडपीठ जो बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने जबरदस्त निर्णय दिया। जज साहब ने कहा कि यूं तो आपके पिटीशन को हम सुनते के साथ रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि बहुत सारे सवालात हैं जो आप उठाए हैं, इसलिए एक एक करके हम जवाब दे के आपके पिटीशन को रिजेक्ट करेंगे। और उन्होंने मुख्य रूप से 3 बातें बताई। पहला कि कोई भी पिटीशन इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध या सुप्रीम कोर्ट में हियरसे और डाउट पर नहीं एंटरटेन किया जाएगा। माने चूंकि हम सुने हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, हम सुने हैं कि इसको बटन दबाए तो उसको वोट पड़ गया, इसको बोलते हैं हियरसे और डाउट। तो हियरसे, डाउट और एप्रीहेंशन पर हम पिटीशन एंटरटेन नहीं कर सकते। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है और देश की सर्वोच्च संस्था, देश की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ईवीएम बनाई है, इसलिए महज उस पर शक के आधार पर, शंका के आधार पर और आपके कथित डिस्ट्रस्ट के आधार पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट गो बैक टू दी बैलेट पेपर एज, ये रिट्रोग्रेसिव स्टेप है। लेकिन तीसरा और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कहा कि देश के संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार प्रश्न उठाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं। संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, सरकार, आप देखिए ना, जैसे मैं, ठीक है, मैं आप किसी सरकार से, किसी पार्टी से आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपकी विचारधारा किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन एक बार अगर जनता ने मत दिया और सरकार बन गई और उसके बाद लगातार कई एक चैनलों में, खास करके यूट्यूब चैनलों में डे 1 से यही का स्टोरी चलना शुरू हो गया कि एकदम ये सरकार खत्म है, कल गिर जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और एक पूरा नैरेटिव, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि ये कहीं ना कहीं एक पूरा एक कैंपेन है जो कंट्री एज ए होल, डेमोक्रेसी एज सच को डिस्क्रेडिट करता है। देश कानून और संविधान से चलता है। वन फाइन मॉर्निंग अगर देश की सारी जनता यह कह दे कि मुझे इस देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, तो देश का संविधान नहीं चल सकता है। हमको ये बात को समझनी पड़ेगी। आजकल एक फैशन चल गया है कथित बुद्धिजीवियों में, कथित एक्टिविस्ट में, कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ही गाली देंगे। यू हैव टू बी सेलेक्टिव। माने अजीब स्थिति है। एक मीडिया है जिसको सरकार में कोई कमी ही नहीं दिखती है, वो सुबह शाम भजन करना शुरू कर देता है। वहीं कुछ ऐसे चैनल है जिसमें ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स हैं और उसमें वैसे पत्रकार हैं जो बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड हो गए, निकाल दिए गए, डिसग्रंटल्ड, जो भी हो, अधिकांश लोग वैसे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लोग सुबह शाम पानी पी करके कोसते रहते हैं। दोनों एक्सट्रीम है। एक के नज़र में सरकार कुछ गलती ही नहीं कर रहा है और एक के नज़र में सरकार कुछ अच्छा ही नहीं कर रहा है। ये दोनों कैसे सही हो सकता है? मीडिया हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। आपको न्यूज़ दिखाने हैं, आपको फैक्ट्स बताने हैं। एक चीज़ याद रखिए,
सोसाइटी का एक रूल है कि कोई चीज़ वैक्यूम में नहीं चलता है। कभी लोहिया जी ने कहा था, जिंदा कौम कभी इंतजार नहीं करती, तो वैक्यूम में नहीं चलता है। जब मेन मीडिया में फैक्ट्स की वैक्यूम हुई तो सोशल मीडिया आ गया, और अगर सोशल मीडिया में भी फैक्ट की वैक्यूम होगी तो कुछ दूसरा चीज आ जाएगा। इसलिए इसको मत भूलिए। तो मैं कह रहा था कि यह देश जिसकी हजारों साल की विरासत है, और हम बेसिकली इंडियंस बाय नेचर डेमोक्रेटिक हैं, वी आर बाय नेचर डेमोक्रेटिक। अगर ऐसा नहीं होता ना तो एक छत के नीचे परिवार में भी डिसएग्रीमेंट रहता, तब भी साथ में रहता, पति पत्नी झगड़ा करता फिर भी साथ में रहता है, डेमोक्रेटिक। और ऐसी स्थिति में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर अनावश्यक हियरसे पर, एप्रीहेंसर पर मीडिया अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, या अपने कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, या किसी और के कहने पर, कोई एक बड़े डिजाइन के तहत अगर हम इसको डिस्क्रेडिट करने लगें तो ये बहुत डेंजरस बात है। अदालतों को भी तय करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट मस्ट कम आउट विथ अ वेरी स्ट्रिंजेंट वर्डिक्ट वंस फॉर ऑल। और इस तरह का जो नॉन सीरियस फ्रिवुलस हियरसे पर पिटीशंस आते हैं उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं, इतने दिन का नौकरी में देखे हैं अलग अलग जिलों में, कुछ लोग का नेचर ही रहेगा, मैंने सुबह घर से निकला, ऑफिस जाते जाते 20 पिटीशन लिखा सबके खिलाफ, और उसकी कॉपी राष्ट्रपति से दे करके और मुखिया जी तक दे देगा। एक ही धंधा उसका, न कोई लायबिलिटी है, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कुछ है, और पूरे इंस्टीट्यूशन, पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देता है। इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी कानून जो बनता है उसके अच्छे पक्ष के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना बहुत पायस काउज के लिए, लेकिन आप जा करके देखिएगा ना, मैंने कुछ अच्छे काम भी हुए, कुछ स्कैम्स भी अनर्थ हुए, अच्छी चीज, लेकिन आप देखिएगा मुफस्सिल में, जिलों में और जगहों पर एक पूरा नेटवर्क तैयार हो गया है जो एक्टिविस्ट के नाम पर अधिकारियों को, सिस्टम को ब्लैकमेल करता है। बड़ी अजीब स्थिति है। ऐसे में याद रखिए कि अगर आप किसी चीज का मिसयूज करते हैं तो उसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। अगर बार बार कोई आदमी आकर के इंस्टीट्यूशंस को, सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करेगा तो वो स्वयं डिस्क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए याद रखना चाहिए कि ये ईवीएम और वीवीपैट और हमारा चुनाव आयोग, ठीक है, उसकी नियुक्ति में कुछ हो सकती है। अगर इसी पर खाली प्रश्न उठे कि साहब चूंकि उसने नियुक्ति की इसलिए गड़बड़ है, तब तो यहां बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में खुदे लोग नियुक्त हो जा रहे हैं, तब उसका क्या होगा? उसमें सुधार कराया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको हम डिस्क्रेडिट कर दें। और आजकल एक फैशन चल गया है, सरकारी सिस्टम, सरकारी व्यवस्था, सरकारी इंस्टीट्यूशंस, देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सबको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं आज इस बात को आपके सामने इसलिए रखा हूं कि लगभग 40 से 41 बार अगर ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में डाले गए पिटीशंस को रिजेक्ट किए गए, द नेशन मस्ट एक्सेप्ट। और भारत के आम लोगों को, आम नागरिकों को यह फेथ होना चाहिए अपनी व्यवस्था पर। मैंने बताया ना कि मैं ऑब्जर्वर भी रहा हूं, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू हैक ईवीएम। अच्छा, मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग ने कितने बार चुनौती दिया कि आके जरा हैक करके दिखाइए ना, तो क्यों नहीं पहुंच जाता है हैक करने के लिए? यूट्यूब में कोई वीडियो बना के डाल दिए, सनसनीखेज फैल गया। आप सोच के देखिए, दुनिया का इतना बड़ा डेमोक्रेसी, 60-60, 70-70 करोड़ वोटर्स जहां अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, उसकी तैयारी की जाती है। ऐसा करके आप तमाम सरकारी कर्मियों को, तमाम सरकारी अधिकारियों को, तमाम वैसे लोगों को जो चुनाव में लगे, सबको डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं। और किसी को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। इसलिए मैंने कहा ना कि चुनाव को एक काम जरूर करना चाहिए कि जो लोग ये पिटीशन डालें उसको एक रिटर्निंग ऑफिसर बना दीजिए या प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दीजिए, और कहिए कि जरा सिस्टम हैक करके आप बता दीजिए। तब समझ में आएगा कि कितना फुल प्रूफ सिस्टम है ये। इसलिए आम जनता को यह समझना होगा कि हमारा डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है। कुछ एब्रेशंस हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ऑन द होल हमारा डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, नेशन फर्स्ट है, और हम अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करें,
सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजेज, सरकारी इंस्टीट्यूशन, सब लोग लगा हुआ उसी को गाली देने में। इसलिए हमारा इलेक्शन का सिस्टम बहुत ही सैक्रोसैंक्ट है, इस पर विश्वास करना चाहिए और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में चुनाव आयोग इन तमाम चीज़ों से और निखर करके सामने आएगा और रोबस्ट होगा और हमारे देश का डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।